आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन। मैं हूं आपका मेजबान किफायतुल्लाह सैद। नाजरीन, इस वक्त मैं शहर खास जम्मू में हूं और पिछले 5 साल से मैं आपको एक ही स्टोरी दिखा रहा हूं। वो डेली विजर्स की है, NYC की है, रहबर खेल की है, रहबर ज़राअत की है, रहबर जंगलात की है। आज फिर से उसी दुखभरी स्टोरी को लेकर आपके सामने आ रहा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, NYC एम्प्लॉइज हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे ठीक आप देख सकते हो, बीजेपी कार्यालय है। जम्मू का जो सबसे बड़ा हेड ऑफिस बीजेपी का है वो यहाँ पर है और बीजेपी के कार्यालय के सामने ये NYC के मुलाजमीन 13 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार क्या वजह है इतने वेल क्वालिफाइड लोगों को, इतने वेल क्वालिफाइड मुलाजमीन को 83 रुपए दिन के हिसाब से दिए जाते हैं। आज सरकार से कुछ सवाल होंगे, यहाँ से कुछ सवाल होंगे, सरकार को सवाल खट्टे होंगे मगर सवाल करना जो है जरूरी होगा। NYC के मुलाजमीन जिनको 83 रुपए दिन के हिसाब से दिया जाता है, ये उन लोगों के लिए भी जो है शर्म की बात है जो लोग इनके अकाउंटों में डालते होंगे। मुझे लगता है कि सरकार जो है इस मसले के ऊपर जो है कड़ा संघर्ष नहीं ले रही है। मैं यहाँ पर करूंगा NYC के जो एम्प्लॉइज है इनके साथ जो बातचीत होगी, किस तरह इन लोगों के साथ जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इनके समर्थन में जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर के प्रेसिडेंट पवन जी आए हुए हैं। यहाँ पर मैंने डेली बेसिस की आवाज नहीं पहुंचाई। संतरी से लेके मंत्री और एक PM से लेके चीफ सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी या फिर दिल्ली PMO ऑफिस तक, हर जगह पे मैंने 61,000 डेली बेसिस की आवाज को पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया। क्योंकि जब 2015 का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, 10-12 साल सर्विस देने के बाद जब पता चला कि 15 साल हो चुके हैं, 12 साल हो चुके हैं, तो हम भी रेगुलाइज होने चाहिए थे। SRO 64 था, उसके तहत जो है रेगुलाइज हो जाने चाहिए थे हम साथ, मेरे साथी या हम सभी तमाम। लेकिन बाद में जब पूरा क्लैरिफिकेशन निकल के आया, एडवोकेट से जिक्र करने के बाद उन्होंने कहा कि ये डेली वेजर्स नहीं है, ये कैजुअल लेबर्स हैं। और कैजुअल डेली वेजर्स जो है वो SRO 64 और 94 में उसको बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। उसके बाद जितने किस्म के लोग लगाए गए हैं वो जो है वो कैजुअल लेबर्स हैं और कैजुअल लेबर्स के लिए अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। बहुत अफसोस उस समय हुआ और जिन्होंने हमें लगाया था उनके ऊपर भी अफसोस हुआ। और वो दिन 31 मार्च 2016 मैंने पहली मीटिंग कटरा में, छोटे से कस्बा है लेकिन है बड़ा फेमस, आप सभी जानते हैं, वहां से मैंने शुरुआत की। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त दानिश नजीर हैं जिनको अक्सर हमारे साथ आप लाइव देखते थे। कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, वेल एजुकेटेड है। इनकी जब स्पीच होती है ताड़फोड़ उसमें होता है, फैक्ट के साथ बोलते हैं। आज ये मजबूर हो गए हैं कश्मीर से जम्मू आने के लिए और यहाँ पर जो है आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दानिश भाई, सबसे पहले तो आपका वेलकम एटीएन न्यूज में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हाईली थैंकफुल कि आप वहाँ से यहाँ तक आए हमें कवरेज देने के लिए। आपका मैं बेहद शुक्रिया अपनी तरफ से और अपने जितने भी हमारे NYC साथी उनकी तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो NYC एम्प्लॉयज है उनको रिक्रूट किया गया था 2010 में थ्रू प्रॉपर चैनल, बाज़ाब्ता एडवर्टाइजमेंट। चाहे हम जम्मू की बात करें तो यहाँ के जो लीडिंग न्यूज पेपर्स है, डेली एक्सेस, सिटी टाइम्स वगैरह, उन अर्ली टाइम्स उनमें उनकी एडवर्टाइजमेंट मिले। और कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो वहाँ के लीडिंग न्यूज पेपर, चाहे ग्रेटर कश्मीर की बात करें, चाहे हम ग्रेटर कश्मीर के साथ साथ श्रीनगर टाइम्स, आफ्ताब की बात करें, उनकी वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फिर हर एक पंचायत हल्के से हर एक क्या बोलते हर एक न्यूज पेपर में वहाँ ये निकला। तो हर एक पंचायत हल्के से कम से कम हर एक पंचायत हल्के से कम 20-30 बच्चों ने उस समय अप्लाई किया। कमेटी बिठाई गई अंडर चेयरमैन ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। तो वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट निकाला गया। शॉर्ट लिस्ट के बाद वहाँ पे उन्होंने क्या बोलते उसको, शॉर्ट लिस्ट के बाद वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू करवाए और हर एक पंचायत हल्के से एक मेरिटोरियस
कैंडिडेट को एनवाईसी एम्प्लॉय रखा गया एंड आफ्टर दैट हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट डिप्लॉय किया गया। एजुकेशन में, यूथ सोशल स्पोर्ट्स में हमें डिप्लॉय किया गया था, रेवेन्यू में हमें डिप्लॉय किया गया, कम से कम 15-16 डिपार्टमेंट में। और हमारे एनवाईसी हाईली क्वालिफाइड है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इस वक्त काम कर रहे हैं कानून लगन के साथ। लेकिन सितमजरी और बदकिस्मती की बात यह है कि 2010 से लेकर 2000 आज है 2023, अगर हम देखेंगे 2010 में उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार वो 2500 को 2501 में कन्वर्ट नहीं कर पाए। फिर 14 के बाद मुफ्ती साहब की सरकार आई, उसने भी 2500 को 2501 में कन्वर्ट नहीं किया। आफ्टर दैट महबूबा मुफ्ती की सरकार आई अलॉन्ग विद कोलैबोरेशन के बीजेपी के साथ, उन्होंने भी नहीं लगाया। फिर सत्यपाल मलिक जी आया, उसके भी सामने हमने अपनी डिमांड रखी, उसने भी 2500 को 2501 में कन्वर्ट नहीं किया। आफ्टर दैट मरमू साहब आए, जब यूटी बनी उसने भी कुछ नहीं किया। आफ्टर दैट हमारे ये श्रीमान मनोज सिन्हा जी, हम गुहार लगा रहे कि हम भी इस रियासत जम्मू कश्मीर के यूथ है, हम भी पढ़े लिखे यूथ है, हमने ऐड किया कि हम जम्मू कश्मीर को आगे डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाने में अपना अहम रोल अदा करेंगे। लेकिन खुदा तभी हम कर सकते हैं जब हम इकोनॉमिकली आप तो जिस तरह आपने कहा कि आप जो एनवाईसी के मुलाजमीन हैं ये डिफरेंट डिपार्टमेंट में इस वक्त वर्क कर रहे हैं, जैसा आपने मुझे पहले भी एक बार लाइव में बताया था कि कोरोना काल में फ्रंटलाइन पर काम किया एनवाईसी के एम्प्लॉयज ने, बहुत सारे जो एनवाईसी एम्प्लॉयज थे उनकी मौत भी हुई कोरोना काल में, पर उनके लिए भी कोई रिलीफ दे दिया गया। आपने बार बार कहा कि हमें जो है 83 रुपए पर दिन के हिसाब से सैलरी दी जाती है। जानना चाहूंगा, सरकार कह रही है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद इन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है मुलाजमत आएगी, नौकरियां जो है डिफरेंट किस्म की दी जाएगी, तरक्की होगी। क्या हो रही है? यही तरक्की है? बीजेपी कार्यालय के सामने प्रोटेस्ट। देखिए, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 है, वहां पे बताया गया था कि जम्मू और कश्मीर की आवाम स्पेशली यूथ को घबराने की कोई जरूरत नहीं, यूथ को एतमाद में लिया जाएगा। और दिल्ली में भी नारा दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बोला था कि मैं दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर। आप मुझे सर बताइए, अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमारे अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन में आया, अपने घर को छोड़कर हमारे मैं बड़गाम से आया, क्या इन चीजों से दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दूर हो जाएगी? क्या इन चीजों से दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर हो जाएगी? अगर वाकई में आप लोगों को दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर कर दे तो सबसे पहले इन लोगों को अपने एतमाद में लो। ये पिछले 13 सालों से हम दर बदर भटकते रहते हैं, पिछले 13 सालों से हम अपने इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हमें संविधान भी, अपना कानून भी हक दे रहा है कि आप अपने डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी वॉइस रेज करो। हम पढ़े लिखे यूथ है, एक साइड में हम बैठे हुए यहाँ पे, हम अपनी गुहार लगा रहे हैं, हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना चाहते हैं। देखिए सर, आपको तो यहाँ के बादशाह भी, मैं मनोज सिन्हा साहब से कहना चाहता हूँ, आप तो यहाँ के बादशाह भी, जो कुछ भी यहाँ का है वो आपके हाथ में है। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। हर एक जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर एक जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। आप ऐसा कीजिए, एक यूथ को अगर आप एक बार में लेना चाहते हैं पहले उसे इकोनॉमिकली सपोर्ट करो। आप कोई बैकडोर एंट्रीज नहीं है, ये मैं आपकी वजह से कहना चाहता हूँ, हम कोई बैकडोर एंट्रीज नहीं है और ना हम कोई ऐसी कैटेगरी है। हमें थ्रू प्रॉपर चैनल लगाया गया, थ्रू इंटरव्यू हुए, सिलेक्शन कमेटी बिठाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, और उसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करे, एजुकेशन में एज ए टीचर काम करे, सोशल वेलफेयर में काम करे, स्पोर्ट्स में काम करे, हर मतलब मुझे बोलो हेल्थ में काम करे। मुझे बोलो वो कौन सा डिपार्टमेंट है यहाँ पे जहाँ पर हमारा एनवाईसी साथी ना हो, जहाँ पर हमारा एनवाईसी साथी डिपार्टमेंट इसको खून न देता हो। लेकिन हमारी तरफ उस नजर से नहीं देखा जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा, बीजेपी कार्यालय हमारे पीछे थी, उसके सामने आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे क्या मतलब, इससे कुछ निकलने वाला है यहाँ पर आप कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ जनाब, इस वक्त हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं आपको पता है। अगर हम दिल्ली में देखेंगे वहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है, उनको किसी के साथ गठजोड़ नहीं है, पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार है। यहाँ पर बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ अगर हम देखेंगे एलजी साहब, उसको ये जो यूटी है इसको दिल्ली ने गोद लिया, दिल्ली ने, और यूटी के साथ साथ उन्होंने
हम सबको गोद लिया, खाली यूटी को गोद नहीं लिया, हम सब बच्चों को गोद लिया उन्होंने। ये उनका हक बनता है क्या? यूटी भी होम मिनिस्ट्री, मानिए होम मिनिस्ट्री के तहत आती है, उनको हक बनता है कि वो हमारी आवाज सुने। हमारी उतनी पोस्ट नहीं, हम डायरेक्टली जाते होम मिनिस्टर को अपनी दास्तान सुनाते, जी सर देखो हमें वो अपार्टमेंट नहीं देते, नहीं मिल रहा है, देखो सर हमारी दर्द, हम पिछले 13 सालों से एक दर से दूसरे, मुझे बताए वो कौन सी जगह है? श्रीनगर प्रेस कॉलोनी, श्रीनगर का लाल चौक, जम्मू, मुझे उधमपुर, यहाँ की प्रेस कॉलोनी, जंतर मंतर, मेरे ख्याल से वो कोई जगह नहीं है जहां तक आज तक हम नहीं गए अपनी गुहार लेके। मेरे ख्याल से वो कोई चौक नहीं होगा जम्मू और कश्मीर में जहां पर हमने अपनी आवाज बुलंद न की हो। अब जाए तो जाए कहां? लास्ट हमें यही पे उम्मीद आई, क्योंकि दिल्ली में भी उनकी सरकार है, और जिसको मतलब एलजी साहब को जिसने यहाँ बिठाया वो होम मिनिस्टर भी बीजेपी का है। तो हमें उम्मीद है ये लोग हमारी इस गुहार को सुनेंगे और हमें इस मुसीबत से निजात दिलाएंगे। आपसे जानना चाहूंगा, रविंद्र रैना जी रोज यहाँ आते होंगे, वो हमेशा आपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं इतने ही हूँ, क्या वो इतने होकर इतने आए? हाँ, एक बार आइए यहाँ, तो उससे कोई आश्वासन मिला, कुछ दिया? नहीं, देखो इंसान हर हमेशा सच बोलना चाहिए जी। इंसान हर हमेशा सच बोलना। पहले दिन वो यहाँ आए, उन्होंने बोला मैं करूंगा, लेकिन अगर किया होता तो हम आज यहाँ पे नहीं होते। हमने इस बार अहद किया, चाहे हमारी बहनें, उनके बच्चे, ये हमारे भाई है, अगर हमें अपने फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ लाना पड़ा हम लाने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार नहीं, झूठे आश्वासन से नहीं उठेंगे। क्योंकि इससे पहले में 6 महीने हमारे माननीय एलजी साहब ने बोला था कि आपका जो मसला है वो सही है, आप घबराए मत, 1 महीने के अंदर में आपका मसला करिए लगा। जून भी गया, जुलाई भी गया, अगस्त भी गया, सितंबर भी गया, अक्टूबर भी गया, नवंबर भी गया, दिसंबर भी गया, अब जनवरी भी जाने को है। लेकिन वो वादा जो उसने हमारे साथ किया, हमारे इन बहनों के साथ किया, इनके बच्चों के साथ किया, हमारे इन भाइयों के साथ किया, वो वादा हमें जमीनी सतह पर अभी तक नजर नहीं आ रहा है। सरकार तो यह भी कह रही है कि 55 पार हमें करवा दीजिए, हम आपको आपकी नौकरियों की सिक्योरिटी देंगे। देखिए, दैट इज पॉलिटिकल इशू, वो एक पॉलिटिकल इशू है। यहाँ पर मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं हूँ। मतलब कह रहे हैं ना, इलेक्शन जब जीतेंगे उसके बाद होगा। वो जब वो लोगों के लिए कुछ करेंगे, 55 क्या, जब वो लोगों के लिए कुछ करेंगे, लोगों की दुख दर्द को समझेंगे, 55 के वो 60 पार हो जाएंगे, इसमें क्या। लेकिन पहले तो लोगों के लिए कुछ करे, क्योंकि जनता, ये डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे सरकार बनाना, किस किस को गद्दी पे बिठाना, ये यहाँ लोगों के हाथ में होता है। लेकिन जो लोगों का एतमाद जीते, जो पार्टी लोगों को रोड से उठा के आंसू में बिठा दे, जो पार्टी इनकी समस्या को समझ, यकीनी तौर पर लोग उसी को मतलब फेवर कर देंगे। सही है। अब यहाँ पर बाकी लोगों से भी बात करेंगे, जो दूर दूर से आए हुए हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, जो दुख दर्द इनके पास है वो जानने की पूरी कोशिश करेंगे। बच्चे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, एक बच्चा भी है, छोटा सा बच्चा है जो यहाँ पर आया हुआ है और एनवाईसी के प्रोटेस्ट में पूरा जो है अपना साथ दे रहा है। क्या नाम है बच्चा आपका? क्या करने आए हो आप यहाँ पे? किसके साथ आए हो? मम्मा के साथ आए हो। कितनी मुश्किलात हो रही है आपको? खिलौने वोले मिलते हैं? आपकी मम्मा की सैलरी जब आती है देती है आपको खिलौने वोले? क्यों नहीं देती है? मम्मा के पास पैसे नहीं है। पैसा ही नहीं है, कभी नहीं देते हैं खिलौने। जम्मू कश्मीर की सरकार को सोचना चाहिए। एक बच्चा यहाँ पर आया है और अपनी माँ के साथ प्रोटेस्ट करने के लिए आया है। इनकी उम्र खेलने की है इस वक्त, स्कूल जाने की है इस वक्त, ट्यूशन पढ़ने की है, कोचिंग लेने की है। ये इस वक्त प्रोटेस्ट में बैठे हैं। आखिरकार क्या हमारे बच्चे आगे के लिए क्या कर पाएंगे? जिन बच्चों के पास खेलने के चीजें नहीं है वो क्या कर पाएंगे? इनकी माँ से जानने की कोशिश करूंगा आखिरकार कितनी मुश्किलात होती है इनको। जब इनकी सैलरी आती है तो कितना मतलब उसमें वो संघर्ष करना पड़ता है। मैम आपका नाम? सर मेरा नाम स्मृति शर्मा है। स्मृति जी, जानना चाहूंगा, एनवाईसी एम्प्लॉयज हैं आप, कितनी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ता है आपको? सर जैसे कि आपने सैलरी की बात की, सैलरी मात्र हमारी 2500 है, ठीक है ना। मैं आपको बताती हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में रहती हूँ और मेरी जॉब डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी ऑफिस में है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि सैलरी से पहले तो मैंने उससे मुझे लगता है कि डबल तो किराया खर्च दिया होता है उस महीने की सैलरी के लिए। तो सैलरी तो कुछ भी नहीं है, वो तो नाम की है सैलरी। तो अभी आप जैसे मेरे भाई से एक चीज पूछ रहे थे कि जैसे कि ये बीजेपी वाले कहते हैं कि इस बार आप हमारी सरकार बनाइए,
तो मैं आपके माध्यम से बीजेपी वालों को पूछना चाहती हूँ कि 2014 में जब आपने कैबिनेट ऑर्डर किया था तब किसकी सरकार थी? बिल्कुल आपकी सरकार थी ना, तो आपने हमें तभी वन टाइम सोल्यूशन दे देना था ना। अब हम आप पे कैसे विश्वास करें? अगर आपने तभी हमारा वन टाइम सोल्यूशन कर दिया होता तो आज हमें यहाँ पे रोड पे बैठने की जरूरत ही नहीं होती। आपने तभी मतलब कि कहा कि हम आपके एक बार ये अगेंस्ट करेंगे, उसके बाद आपके बारे में सोचेंगे। 14 से लेके आज तक सोचिए कि मतलब 10 साल तो अब होने वाले हैं। 13 से अगर 10 में हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी तो 13 साल अब होने वाले हैं। अब हम कितना विश्वास सरकार करें? तो बार बार बोल रही है कि ये पिछले सरकारों की फेंकी हुई हड्डी है, कभी हड्डी कहती है, कभी पॉइजन कहती है, कभी कुछ और कहती है। तो मतलब सर हम हड्डी नहीं है, हम पॉइजन नहीं है। और मैं आपके माध्यम से इनको आप बताना चाहती हूँ कि अगर आने पे आए ना, एक चिंटी भी हाथी को मार सकती है। तो इतने बुरे शब्द बोल के हम भी इस राजतंत्र के बच्चे हैं। अगर हमारा ये मत समझिए कि ये बैठे हुए हैं तो इनका खून ठंडा है। हमारे रगों में भी भगत सिंह का खून है। अब तो मत उबालिए इस खून को। हम बहुत शांत तरीके से यहाँ पे बैठे हैं, बहुत शांत तरीके से अपने प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। तो कृपया हमें ऐसे शब्द बोल के हमारे उस खून में उबाल ना लाइए। अगर ये खून में उबाल आ गया ना तो इसको शांत करना कहते हैं मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए। भाजपा ने 5 मेंबरों की एक कमेटी बनाई थी जिसमें श्यामलाल जी, शक्तिराज परिहार और भी बहुत सारे लोग थे जो बातचीत कर रहे थे, जगह जगह पर एम्प्लॉयज के साथ जाकर उनका मसला हल करने की कोशिश कर रहे थे। क्या उस कमेटी की वजह से कोई मसला हल हुआ? सर देखो, मसला हल होता तो हमें लगता कि वो कमेटी कुछ काम कर रही है। मुझे तो लगता है वो भी एक इनकी पॉलिटिक्स थी। वो जस्ट एक आई वॉश कर रहे थे हमारा कि हमने कोई कमेटी बनाई है। अगर कमेटी बनाई है तो कहाँ पे है वो कमेटी और कहाँ पे है उस कमेटी के डिसीजन? आज तक फिर डिसीजन क्यों नहीं आया? और फिर ऐसी कमेटी बनाने का क्या फायदा है? मुझे तो लगता है ये यहाँ से दिल्ली जाता है, दिल्ली वाले यहाँ पे आते हैं जस्ट पिकनिक मनाने आते हैं। जब इनका मन यहाँ से उठ जाता है चले जाते हैं 4-5 दिन दिल्ली। जब दिल्ली वालों का मन उठ जाता है आ जाते हैं यहाँ पे पिकनिक मनाने। वहां पे भी लोगों को परेशान करना और यहाँ पे आके यहाँ पे भी आम लोगों को परेशान करना। उस कमेटी का तो मुझे कोई भी अभी तक कहते हैं ना कि कोई भी फ्रूटफुल सोल्यूशन तो मिला नहीं है। फिर क्या फायदा ऐसी होम कमेटी मिनिस्टर का? अमित शाह का दौरा रहा जम्मू कश्मीर का, उनसे उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला? जिस तरह उन्होंने कहा था पिछली बार कि हमने जम्मू कश्मीर के जो कैजुअल लेबर है उनका मसला हल कर दिया, जैसे उन्होंने कहा था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मसला हल किया, मगर जहां तक मैं देख रहा हूं पिछले 5 साल से डेली विजर का मसला, एनवाईसी का मसला मैं खूब उठा रहा हूं और इसके बाद बात कर रहा हूं, मुझे मसला हल हुआ नहीं दिख रहा है। सर बिल्कुल, होम मिनिस्टर साहब आज यहाँ पे आए, हमें उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि वो कुछ ना कुछ हमारे लिए मतलब जो भी है, चाहे जितना भी यूथ है, चाहे वो एनवाईसी है या ये हमारे साथ रैबरे खेल बैठे हैं, रैबरे जंगलात बैठे हैं, या जितने भी बैठे हुए हैं, हमें ये था कि वो चलो एकदम से हम भी जानते हैं कि एटलीस्ट इतना तो बोलेंगे कि आपके बारे में हम कर रहे हैं, जो टेबल मीटिंग्स हो रही हैं आपके बारे में। बट उन्होंने तो हमें ऐसे समझा कि हम किसी और राजतंत्र के बच्चे हैं, किसी और डेमोक्रेसी के बच्चे हैं। तो होम मिनिस्टर जी, हम भी आपकी डेमोक्रेसी के बच्चे थे, हम यहाँ तिल तिल मर रहे थे, हार्ट ऑफ द स्टेट जम्मू में बैठे हुए थे, आप तो यहाँ पे आए हुए थे। आपका फर्ज बनता था हमें मिलना, हमारे लिए पूछना कि मेरे बच्चे, मेरी बेटियां क्यों रोड पे बैठी हैं। आप तो बहुत लंबी लंबी बातें वहां पे फेंकते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या करनी है? आज बेटी अपने बच्चों को लेकर रोड पे बैठी हुई है। अब मुझे बताओ, ये बेटी तो पढ़ी, क्या करेगी इस बेटे को पढ़ा के? क्योंकि कल इसका भी फ्यूचर रोड पे है। ये भी इसी तरह प्रोटेस्ट करेगा कल? बिल्कुल, ये भी इसी तरह रोज मेरे साथ आता है, रोज यहाँ पे बैठता है। और मुझे लगता है सारे स्लोगन तो सीख गया, इन फ्यूचर इसको स्लोगन सीखने की जरूरत ही नहीं है, हर एक स्लोगन बोलता है। एक चीज की तो ट्यूशन लेनी ट्यूशन होगी इसकी पूरी, वो कहते हैं ना डेमो क्लासेस इसकी चल रही हैं, आगे एग्जीक्यूट करेगा फ्यूचर में। मैं यहाँ पर और भी जो एनवाईसी के एम्प्लॉयज हैं उनके साथ भी बात करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम अहमद देंगे। वसीम जी, जानना चाहूंगा, पिछले 13 दिनों से आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इन 13 दिनों में कोई आपको ऐसा आश्वासन मिला जिससे आपको लगे कि हमारा जो लाइफ है वो सेट हो गई पूरी तरह से? देखिए कफायतवर, पहले नंबर आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। देखो 13 दिन नहीं बल्कि हम दहाइयों से जंतर मंतर का आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 35 दिन हम वहाँ पे हंगर स्ट्राइक में बैठे थे। प्रताप पार्क श्रीनगर में बराबर 2 महीने हम बैठे। उसके बाद मसलसल पिछली बारी जो है हम 18 दिन यहाँ पे उस तपती हुई गर्मी में हम यहाँ पे गुहार लगा रहे थे कि भाई हमारा जो इशू है, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। इतनी कोई बड़ी डिमांड तो थी नहीं हमारी, छोटी सी डिमांड थी, जॉब पॉलिसी और सैलरी इनहेंसमेंट, ऐसी सैलरी दी जाए
जिससे हमारा घर बार चल पड़े। ये तो कोई सरकार के लिए मुश्किल काम तो है नहीं। यहाँ पे आर्टिकल 370 टूट सकता है तो एनवाईसी मसला क्यों नहीं हल हो सकता? निशान है ना, सवाल निशान है। एक तरफ से गवर्नर साहब जो है, एक तरफ से यूथ की बात की जा रही है। हमने यूथ को, जम्मू कश्मीर के यूथ को जो दिशा दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके ATN न्यूज के माध्यम से पूछना चाहता हूँ अपने LG साहब से, LG साहब, हम तो वो एनवाईसीज है जिन्होंने कोरोना काल में हमने अपने आप को जोखिम में डाला, लेकिन अपने जम्मू कश्मीर की आवाम को बचाया। स्कूल को आज रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं हमने जी, वो स्कीमें इम्प्लीमेंट की, उसके पीछे किनका हाथ है? वो जो स्कीमें जितने भी रूरल एरियाज में इम्प्लीमेंट हो रही है उनके पीछे हमारा हाथ है। हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बोलो, जहाँ पे स्टाफ नहीं है, लेक्चरर का काम एनवाईसी कर रहा है, फार्मासिस्ट एनवाईसी है। आप देखिए सोशल वेलफेयर में एक भंडार फाइलें पड़ी हुई थी, जिनको आज ये बोलते हैं ना ओल्ड एज पेंशन हमारे एनवाईसीज ने पुट अप की, फाइलें गरीबों को राहत दिलाई। अब हम यहाँ पे ये पूछना चाहते हैं, LG साहब को किंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूपी भी कहा गया था, लेकिन हमें उसी उम्मीद से हमने सोचा जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है, जम्मू कश्मीर में आकर नौजवानों को राहत मिलेगी, लेकिन अभी तक राहत कुछ नहीं। LG साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, LG साहब, हम आपके ही बच्चे हैं, जितने भी हैं यहाँ पे रोडों में गुहार लगा रहे हैं। हम कोई वायलेंसर तो है नहीं यहाँ पे, पीसफुल तरीके से, और बार बार हम पीसफुल तरीके से, हमने कोई ऐसा काम आज तक नहीं किया कि हम मतलब खिलवाड़ करें, उधर जाए रोडों पे धरना एक्स्ट्रा करे, तोड़ फोड़ करे। हम पीसफुल तरीके से डिमांड को जो है मनवा रहे हैं। अब अगर हमारी डिमांड जो है फुलफिल नहीं की गई, क्योंकि अब हम बिल्कुल सताए हुए लोग हैं, अब जो है हमें दिल्ली का रुख करना पड़े, जहां हमें जाना पड़े हम अपनी मांग को लेकर जाएंगे, क्योंकि हमने अपना कीमती वक्त भी दिया, अपना एक एक खून का कतरा डिपार्टमेंट्स को दिया और जम्मू कश्मीर के अवाम को दिया है। तो इसलिए हमारा मसला जो है जल्द हल किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ एक गुड गवर्नेंस का नारा भी लगाया जाता है। बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या यही गुड गवर्नेंस है जब आपके बच्चे सड़कों पर है? जम्मू कश्मीर के लिए हर जगह हर एक नारा लगाया जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एक तरफ से गुड गवर्नेंस का नारा, दूसरी तरफ से यूथ की बात की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात। आज हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इमीडिएटली हमारी डिमांड को फुलफिल किया जाए और हमें जो है राहत दी जाए। और उम्मीद है, गवर्नर साहब पर उम्मीद है कि ऐसा काम किया जाए आपका नाम हमेशा और हमेशा सुर्खियों में जिंदा रहे, ऐसा काम किया जाए। यहाँ पर मेरे साथ और भी एनवाईसी के एम्प्लॉयज हैं, जैसे कि आप मुश्ताक भाई को जानते होंगे, डोडा से ताल्लुक रखते हैं और अक्सर हमारे साथ लाइव में जुड़ते रहते हैं। मुश्ताक भाई डोडा के रहने वाले हैं। अगर मैं इनकी स्टोरी बताऊं आपको तो बहुत दुख होगा, क्योंकि इनके घर में जाता रहता हूं मैं। इनकी 6 बेटियां हैं, 1 बेटा है। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, अगर इसी एनवाईसी के जो हमने सैलरी कहा ना आपको, सैलरी पर रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये उनका पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। मुश्ताक भाई, आज जम्मू में आज आए हो आप, सारे लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किफायत भाई, आप तो जानते हैं हम पिछले 13 सालों से कंटिन्यू प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, मगर बदनसीबी ये है कि जो भी गवर्नमेंट आई, हम किसी एक गवर्नमेंट को दोष नहीं देंगे, तमाम गवर्नमेंट ने हमारे साथ खिलवाड़ किया। हमें हर बार धोखा दिया गया, कभी कैबिनेट ऑर्डर निकाले गए। जो आज मौजूदा सरकार है, इनके दौर में भी एक कैबिनेट ऑर्डर निकला 520 में लाया, और वहां पे बोला गया कि एनवाईसी जो है ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको प्रॉपर रिक्रूटमेंट के थ्रू लगाया गया है, इनके लिए 520 सूट नहीं करता, इनके लिए इससे अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए। मगर बदनसीबी की बात यह है कि उस 520 को भी 6 साल हो गए, वही इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो उससे अच्छी पॉलिसी कहाँ से इम्प्लीमेंट होनी थी। अब हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट कहती है कि हम जी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो जमीन पे कुछ नहीं हो रहा है, जमीन पे जीरो है। ये सिर्फ कागजों में जमा खर्च है और इनके आने जाने के लिए इनको अपना खर्चा निकालना होता है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। जहां तक इस सरकार की बात है, LG एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, इन्होंने तो ये जम्मू कश्मीर को कबाड़ा ही कर दिया। जब से 370 टूटा है, लोगों को शक था कि अब यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, मगर जो हम देख रहे हैं अच्छे दिन, ये अच्छे दिन अगर हैं तो हमारे पुराने वो बुरे वाले दिन ही वापस दिए जाए, हमें वही अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनके अच्छे दिनों में किसी को कुछ नहीं मिला। आप देखते हैं आज की डेट में 1200 रुपए का सिलेंडर है,
और घर में एक सिलेंडर महीने का तो लगता ही है, बिल्कुल लगता है। 2500 रुपए पे है। अगर हम खाए, कम से कम आटा तो खाना ही है, 400 रुपए की आटे की गुत्थी है। मगर इस सरकार को शर्म नहीं आती है कि ये यूथ के साथ क्या कर रहे हैं और बार बार ठगाया जा रहा है। हम जून में यहाँ पे 18 दिन रहे थे, उस दिन हम एलजी सर से भी मिले थे। तो एलजी सर ने हमें एक आश्वासन दिया था कि आपका मसला जो है 1 महीने के अंदर अंदर हल किया जाएगा। मगर अब 7 महीने हो गए तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज भी हम 13 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं ये गरीब घरानों से हैं और बड़े दूर दूर से, डोडा से हैं, कोटवा से हैं। अक्सर मुश्ताक भाई मैं बात यहाँ पर करूंगा, सरकार ये कहती है कि हम करप्शन को खत्म करेंगे। अगर बात छोटे मुलाजिम की जाए जिसकी 2500 सैलरी है या 5000 सैलरी है, 6000 सैलरी है, कभी कभार बहुत सारे मुलाजिम मजबूर हो जाते हैं किसी जगह पर ऐसा काम करने के लिए जो उनको नहीं करना चाहिए। सरकार क्यों उनको? करप्शन तो गवर्नमेंट ही करवाती है, करप्शन लोग थोड़ी करते हैं। अब जब मुलाजिम को 2000 तनख्वाह दोगे तो उसको लगेंगे 20,000 महीने की। वो करप्शन नहीं करेगा और क्या चोरी करेगा? बिल्कुल। चोरी में भी आपने अंदर डालना है, करप्शन में भी अंदर डालना है, फिर क्या फर्क पड़ता है? वो करप्शन करता है। करप्शन की जिम्मेदार अगर देखा जाए गवर्नमेंट है, क्योंकि करप्शन वही करता है जो मजबूर होता है। बिल्कुल। चलो किसी बड़े अफसर ने करप्शन की, उसके साथ गवर्नमेंट देखिए। छोटा मुलाजिम क्या करे जिसको दिन के 83 रुपए है? अगर वो सिगरेट पीता होगा ना, 83 रुपए की सिगरेट आती है, बिल्कुल। फिर वो घर वालों को क्या खिलाएगा? फिर उसने करप्शन ही करनी है और क्या करेगा? या चोरी करेगा या क्या, या डाका डालेगा और क्या कर सकता है? बिल्कुल। गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे करप्शन फ्री इंडिया, करप्शन फ्री इंडिया कहाँ से बनेगा? कहीं ना कहीं जो करप्शन करा रही है वो सरकार करा रही, खुद करा रही है, खुद करवा रही है। इसमें क्या है? तो क्लियर कट है। एक ऑफिसर को 10 लाख तनख्वाह है, उसने एक साइन करना होता है दिन का। बिल्कुल। एक हमारा मुलाजिम जिसके 83 रुपए तनख्वाह है, अगर जिसको जो लोग करप्शन, अब आपने करप्शन पे सवाल किया, मसला यह है कि अगर ऐसा ही रहा करप्शन में, यहाँ लोग कत्ल करेंगे, यहाँ रोटी पे लोग मारेंगे, एक दूसरे को कत्ल करेंगे, जैसे हालात J&K के। क्या मैसेज है? 1 पे इक्वल वर्क इक्वल पे का मैसेज आपका भी है? इक्वल वर्क इक्वल पे नहीं, अगर हमें आधी भी देंगे ना, हम उससे भी मान जाएंगे। मत देने चाहिए। क्योंकि जो हम काम करते हैं, एज ए टीचर हम काम कर रहे हैं, एज ए VLW, एज ए जूनियर असिस्टेंट हम काम कर रहे हैं, इलेक्शनों में हम काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स का काम हमने किया। आप मुझे बताओ कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ हम काम नहीं कर रहे हैं? ट्रैफिक में कल मैं डोडा से आ रहा था, हमारे 2 लड़के थे इसके RTO के साथ, इधर लगा है यहाँ पे 9 किलोमीटर में बटन में कैंप लगा है 1 हफ्ते से। हमारे लड़के वहाँ पे गाड़ियां रोक रहे हैं। आपने बोला कि आधी भी अगर हमें सैलरी होगी तो उस पे भी चलेगा। लगभग कितनी हो, आधी कितनी होनी चाहिए? आधी जो एक परमानेंट मुलाजिम की पे है उसकी आधी हमें देंगे, हम मान लेंगे। लगभग 15-20 हजार भी होगा। 80,000 है परमानेंट मुलाजिम की पे। आज एक टीचर की पे 80,000 है, 70,000 है। एक सेक्रेटरी VLW की पे 80,000 है। हमें 40 ही दे, हम मान जाएंगे। चलिए, शुक्रिया मुश्ताक भाई। यहाँ पर इनका जो समर्थन करने के लिए आए थे जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर के प्रेसिडेंट भी आए हुए थे, पवन जी के साथ मैं बात करूंगा। आखिरकार आज इनको यहाँ पर भी आना पड़ा और इनका जो है समर्थन करना पड़ा। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया कफायत जी। सबसे पहले तो मैं ये बात जरूर कहूंगा, और मैं अक्सर कहा करता हूं कि मजदूर से वो रिश्ता है जो भाई का भाई से नहीं। जब 2016 से लेकर के आज तक जो ऑन दी ग्राउंड हमने जद्दोजहद लड़ी है और तब तक लड़ते रहेंगे, और मैंने ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूं कि मेरे खून का एक एक कतरा ये 61,000 से ज्यादा जो डेली वेजर्स हैं इनके लिए है। और जब तक तमाम डेली वेजर्स के साथ इंसाफ नहीं होगा, ये संघर्ष यूं का त्यों जारी रहेगा। चाहे रोडों पर लड़ने की बात हो, या फिर सेक्रेटरीट, या फिर सीधे LG हाउस के अंदर घुसने की बात हो। ये हम सरकार को आपके चैनल के माध्यम से सीधा ये अल्टीमेटम और मैसेज है मेरा कि जिस प्रकार से हमने अक्सर जो है कॉपरेशन के साथ, मेरे साथी अभी पीछे बोल रहे थे कि हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब नहीं करेंगे, सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है उस अधिकार में बैठ के जो है अपनी आवाज उठाएंगे। तो लगातार हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के, संविधानिक दायरे में रहकर हमने अपनी आवाज उठाई। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि 26 तारीख के बाद अगर पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं हालात खराब हो जाए, क्योंकि इस बार हमने कहा है कि हर एक डेली बेसिस खुद लीडर है। पहले कुछ एक लोग जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते थे तो बात आगे पहुंचाते थे, लेकिन जो ये लावा कह लूं, ये लावा इस प्रकार से बन चुका है
कि एक एक डेली बेसिस आप देख रहे हैं मेरी माताएं बहनें, एनवाईसी का ये धरना है, इसी प्रकार से हमारा पीएचई का धरना है, उसी के साथ साथ पीडीडी का धरना है, उसी तरह से हमारे साथी इरिगेशन के साथी हैं वो धरने पे हैं, फॉरेस्ट के साथी धरने पे हैं, फॉरेस्ट कैंपा वाले साथी जो है दिन प्रतिदिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी के साथी हैं। इसीलिए अब हमने इस पूरी रणनीति को तैयार कर रखा है कि आने वाले 28 तारीख को 28 जनवरी को सबसे बड़ा जन सैलाब में कह लूं जो है एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें तमाम मुख्तलिफ महकमों के जितने मेरे डेली वेजर साथी होंगे, म्युनिसिपैलिटी के भी, पीडीडी के भी, टूरिज्म के भी, फॉरेस्ट कैंपा के भी, एग्रीकल्चर के भी, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, उसके साथ साथ एनवाईसी के साथी होंगे, पीएचई के साथी होंगे, हर एक महकमा से जो मेरे 61,000 के करीब जो वर्कर साथी हैं वो सारे साथी अब जो है जम्मू से भी आ रहे हैं, कश्मीर से भी मेरे साथी जो है वो जम्मू का रुख करने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा जन सैलाब जो है वो जम्मू की सड़कों पे जो है वो देखने को मिलेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार सरकार से आग्रह भी कर रहा हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं कि 26 तारीख के बाद डेली वेजर्स की लड़ाई को संभालना, मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट के भी बस का नहीं रहेगा, पुलिस के भी बस का नहीं रहेगा, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे साथी हैं, जिस प्रकार से हर एक चेयर से हमें इसी तरह से एश्योरेंस मिला है कि बिल्कुल जेन्युइन इशू है, ये आपका मसला हल होना चाहिए। कोई चेयर ऐसी नहीं है, संतरी से लेके मंत्री और एक पीएन से लेके अंडर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी और यहां तक कि मैं अपने बाय मीडिया जो है मैसेज हर एक ने सुना है कि खुद जम्मू कश्मीर के जो इस समय एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, वो भी कई बार कह चुके हैं कि इनका इशू बहुत जेन्युइन है। तो अगर जेन्युइन इशू है तो इसमें संज्ञान लें एलजी मनोज सिन्हा जी, और उसके साथ साथ केंद्र में बैठे गृह मंत्री जी संज्ञान लें और उनके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जी संज्ञान लें कि जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो कहीं किसी और दिशा में ना भटके। उनके जो एक जेन्युइन डिमांड, आपके जितने भी मैं लीडर्स कह लूं, पॉलिटिकल लीडर्स कह लूं, और उसके साथ साथ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं, सभी ने यही कहा कि जेन्युइन इशू है। तो ये जेन्युइन इशू है, इसकी तरफ जो है नजरसानी की जाए और इस तरीके से नजरसानी की जाए, इसे जो है वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए कि तमाम डेली वेजर्स की जो है रेगुलेशन SRO 64 के तहत की जाए। उसके साथ साथ जो यूटी बनने का जो एक मैं कहूंगा कि सुनहरे सपने पूरे जम्मू कश्मीर में हमें दिखाए गए, हरियाली, खुशहाली, तो मैं कहूँ कि बहुत बड़ी बदहाली है और एक बद्दा मजाक हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। तो मैं ज्यादा इस गहराई में नहीं जाऊंगा, इतना जरूर कहूंगा कि हरियाली लाइए, खुशहाली लाइए, 61,000 परिवार के लिए रेगुलेशन पॉलिसी लाइए, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी रेट वो यहाँ पर लागू करिए ताकि हमें राहत मिले, वरना 26 तारीख के बाद हमारे भी बस में नहीं रहेगा कि हम डेली वेजर को संभाल पाए। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम 61,000 डेली वेजर्स किसी भी महकमा से हो और उसके साथ साथ चाहे एनवाईसी वाले हो, फॉरेस्ट कैंपा वाले हो, या और भी किसी जो है अठाक कंटेक्चुअल नीड बेस किसी भी तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, डेली वेजर्स आते हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि स्थान और समय आप सभी को बता दिया जाएगा, बाय मीडिया आप तक मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ पर अब झंडे और डंडे का सवाल नहीं रहा है, परिवार और बच्चों के भविष्य का मसला रहा है, परिवार को 2 वक्त खाना मुहैया करने का सवाल है। तो एक इत्तेहाद हमने कर लिया है, जब तक रेगुलेशन पॉलिसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। संघर्ष आप देख रहे हैं, हर तरफ जो चिंगारी है ये भटक चुकी है और ये लावा जो है वो 26 तारीख के बाद फूटेगा अगर सरकार हमारे लिए कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं लाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। मेरे साथ पवन जी थे, इनके साथ हमने बातचीत की, जहां पर बहुत सारे लोग आए अभी तक। आज आजाद पार्टी के भी कुछ लोग आए थे यहाँ पर इनका समर्थन करने के लिए, उनके साथ भी जो है बहुत सारे मीडिया कर्मी ने बातचीत की, उनका दिखाया। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं, पिछले 13 साल से जो है जम्मू कश्मीर एनवाईसी एम्प्लॉयज की मैं बात करूं, पीएचई महकमे की मैं बात करूं, पीडीडी की मैं बात करूं या आरडीडी की मैं बात करूं, तमाम जो डिपार्टमेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। पर पिछले 13 साल से जो सरकार है वो गहरी नींद में सोई हुई है और कभी एक सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, जो नई सरकार आती है, पुरानी सरकार
सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। पर इस तरह से बहुत सारी बातें हो चुकी है। आप जिस तरह पवन जी ने कहा, जिस तरह मुश्ताक साहब ने कहा, जिस तरह बहुत सारे लोगों ने, जिस तरह हमारी बहन ने यहाँ पर कहा कि अब तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक न हमारे बारे में कोई फैसला किया जाएगा। नाज़रीन, सरकार को सोचना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में 61,000 लोग लगभग 5 साल से कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर सरकार नोटबंदी कर सकती है रातों रात, अगर सरकार आर्टिकल 370 और 35A जम्मू कश्मीर से तोड़ सकती है, तो फिर इन मुलाजमों का मसला हल क्यों नहीं कर सकती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपने मेजबान किफायतुल्लाह सईद को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज।